आज हम डिस्कस करेंगे ऐसी शॉर्ट टर्म और मिड टर्म स्ट्रेटेजी जो शायद आपको पैसा बनाने में हेल्प करे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल इजी पाथ। आज मैं आपको शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ट्रेडिंग क्या होती है उसके बारे में बताऊंगा कि शॉर्ट टर्म के लिए हमें स्टॉक चूज़ करना हो तो हमें क्या करना चाहिए, और मिड टर्म के लिए अगर मेरे को स्टॉक चूज़ करना चाहिए तो हमें कौन से पैरामीटर देखना चाहिए। ठीक है, तो पहले हम ये क्लियर कर लेते हैं कि शॉर्ट टर्म और मिड टर्म पैरामीटर होते क्या हैं। शॉर्ट टर्म मतलब एक वीक से एक मंथ का अगर आपको समय देना है किसी स्टॉक को ख़रीदने के बाद तो उसे कहते हैं हम शॉर्ट टर्म। और किसी स्टॉक को आपको 1 मंथ टू 6 मंथ का होराइजन देना है तो उसको कहते हैं हम मिड टर्म। ओके, अब आपको शॉर्ट टर्म के लिए कोई स्टॉक लेना है कि मिड टर्म के लिए लेना है, ये आप कैसे चूज़ कर सकते हैं, आइए हम डिस्कस करते हैं इस चीज़ को। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू पे जाना है, और ट्रेडिंग व्यू पे जाने के बाद आपको अपना स्टॉक सिलेक्ट करना है। अब जैसे मैं स्टॉक कैसे सिलेक्ट करता हूँ, मैं खुद अपनी मेथड आपको बता रहा हूँ। ओके, मैं गया HDFC बैंक के चार्ट पे। यहाँ पे सबसे पहले अगर मैं देखूँगा तो HDFC बैंक का चार्ट मेरे सामने खुला हुआ है। ओके, ये HDFC बैंक का चार्ट है। अब सबसे पहले मुझे देखना क्या है इस चार्ट में, मुझे ये देखना है कि अगर मैं यहाँ पर इसका वीकली व्यू लेता हूँ तो मुझे सबसे पहले क्या करना है, इसका वीकली व्यू सेलेक्ट करना है। और वीकली व्यू अगर मैं इसका देखूँ तो पिछले कई सालों से 5 से 10 सालों में ये जो स्टॉक है ये अप ट्रेंड में ही होना चाहिए। मुझे ऐसा ही स्टॉक सिलेक्ट करना है जो पिछले 5 से 10 साल में सिर्फ अप ट्रेंड में चल रहा है। ओके, अगर मैं इस स्टॉक की बात करूं यहाँ पर तो इस स्टॉक को देखोगे आप तो पिछले 5 से 10 सालों में ये अप ट्रेंड की ओर ही चल रहा है। ओके, तो पहला पैरामीटर क्या हुआ, स्टॉक पिछले 5 से 10 साल में अप ट्रेंड में होना चाहिए। ओके, पहला पैरामीटर क्या हुआ, अप ट्रेंड होना चाहिए 5 से 10 साल में। क्लियर, ये हो गया हमारा पहला पैरामीटर। तो मैंने जैसे HDFC बैंक को चुना तो ये 5 से 10 साल में अप ट्रेंड में चल रहा है। अब दूसरा पैरामीटर क्या होगा, मुझे सबसे पहले क्या करना है, ट्रेडिंग व्यू में जाना है और ऊपर देखेंगे तो एक इंडिकेटर नाम का कॉलम मिलेगा। वहाँ पे मुझे जाना है EMA पे। क्या लिखना है वहाँ पे मुझे, EMA। यहाँ पे EMA लिखने के बाद आप यहाँ नीचे आओगे, अगर देखोगे तो एक आपको ये वाला दिखेगा वर्ड, यहाँ पे ये दिख रहा होगा EMA 20, 50, 100 DR स्वीट्स करके। ठीक है, अगर आपको ये नहीं मिलता है तो आप मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैंने क्या करा, अब यहाँ पर देखा जाए तो मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया, इस इंडिकेटर को लगा लिया, और एक इंडिकेटर लगाऊंगा मैं यहाँ पे RSI, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ठीक है, ये RSI दिख रहा है मुझे, मैंने इस पर क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो मूविंग एवरेज का एक इंडिकेटर लग गया यहाँ पर, और एक इंडिकेटर लगा दिया मैंने यहाँ पर। अगर देखोगे आप तो ये इंडिकेटर लगा हुआ है मूविंग एवरेज का, और ये इंडिकेटर जो है ये लगा हुआ है RSI का। ओके, अब ये मूविंग एवरेज कौन कौन से हैं, अब हम ये देख लेते हैं हम इसके अंदर जाके। तो यहाँ पे मैं गया और यहाँ मैंने इसकी सेटिंग पे सिलेक्ट किया। सेटिंग पे अगर मैं सिलेक्ट करूँ यहाँ पर तो कौन कौन से मूविंग डे एवरेज यहाँ पर अगर वो देखा जाए तो ले रहा है। ठीक है, हमें इसमें कुछ भी नहीं करना है, ये आपको ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करके दिया हुआ है, और RSI में भी आपको कुछ नहीं करना है। ओके, अब इसमें आपको ध्यान किस चीज़ पे देना है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, ये जो मूविंग डे एवरेज है ये है हमारा 200 डे मूविंग एवरेज। ठीक है, आपने वीकली व्यू देख लिया कि ये स्टॉक जो है ये अप ट्रेंड में है। अब आपको क्या करना है, इसको डेली ट्रेंड में कन्वर्ट करना है। वीकली से अब हम आ जाते हैं डेली ट्रेंड पे, ये आ गए हम डेली ट्रेंड पे। अब डेली ट्रेंड में आने के बाद आपको देखना है कि हर वक्त स्टॉक जो है किस मूविंग डे एवरेज पे आके बाउंस बैक करता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो सबसे नीचे वाली जो लाइन है ब्लू कलर की वो है 200 डे मूविंग एवरेज। जो बहुत अच्छे स्टॉक होते हैं जो कंटिन्यू मूव करते हैं अप ट्रेंड में, वो 200 डे मूविंग एवरेज पे आके मैक्सिमम टाइम बाउंस बैक कर लेते हैं। ओके, तो आपको स्टॉक देखना है कि 200 डे मूविंग एवरेज पे कब आ रहा है। अब जैसे आप देखोगे यहाँ पे तो 200 डे मूविंग एवरेज पे आया था 2021 में, उसके बाद देखोगे आप फिर से मार्च 2021 में आया था, और उसके बाद फिर से देखोगे अगेन आया था और आपको अपॉर्चुनिटी दी, और अभी फिर से 200 डे मूविंग एवरेज पे ही ये स्टॉक आपको मिल रहा है। ठीक है, तो पहला क्राइटेरिया क्या हुआ कि मूविंग एवरेज 200 डे पर कोई स्टॉक आ रहा है तो वहाँ पे आपको उसको परचेस करना है।
ठीक है, अब इसके साथ आपको और क्या देखना है, चलिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए मैंने आपको एक इंडिकेटर यहाँ पे बताया था RSI का, ठीक है। अब आप RSI पे ध्यान दीजिएगा, जब भी ये स्टॉक 200 डे मूविंग एवरेज पे आ रहा है, जैसे यहाँ पर आया, तो यहाँ पर इसका जो RSI है वो करीबन 40 के पास आ गया, ठीक है। फिर ये RSI जैसे ही 40 से बढ़ के 60 या 70 के आसपास आ जाए तो आपको इसको सेल कर देना है। यहाँ पर देखेंगे मूविंग एवरेज 200 पे आया, और जैसे ही इसने मूविंग 200 पे आने के बाद कुछ दिनों बाद दोबारा से एक हाई लगाया। अब ये किस मूविंग एवरेज पे उसने हाई लगाया, ये लगाया होगा उसने 20 डे मूविंग एवरेज पे। जो सबसे ऊपर वाली लाइन है ये है 20 डे मूविंग एवरेज की, रेड कलर की। यहाँ पर आपको बेच देना है, फिर आपको वेट करना है कि कब ये दोबारा 200 डे मूविंग एवरेज पे आएगा। अब देखिए आप यहाँ पे अगेन वो 200 डे मूविंग एवरेज पे आया, और यहाँ पे RSI भी क्या हो गया, 40 के आसपास आ गया। तो जब 200 डे मूविंग एवरेज पे कोई स्टॉक आए और RSI भी वहाँ पर 40 या उसके नीचे चले आए, तो आपको वहाँ पर फंडामेंटली जो अच्छा स्टॉक है वो ख़रीद लेना है। अब आप इसको ख़रीदेंगे कैसे, जैसे ही वो 200 डे मूविंग एवरेज पे आया और 40 RSI पे भी आया, तो आपको सपोज़ मान लीजिए 20,000 रुपये लगाने हैं, तो आप क्या करेंगे, 10,000 रुपये के स्टॉक ख़रीद लेंगे और फिर वेट करेंगे क्या स्टॉक और नीचे आ रहा है। अगर ये RSI 40 से 30 पे आ गया तो आपको क्या करना है, अगले 10,000 रुपये भी लगा देने। अब आपने ये 20,000 रुपये लगा दिए हैं, अब आपको वहाँ पे पेशेंटली बैठना है और ये देखना है कि ये स्टॉक कब मेरे टारगेट को अचीव करता है। ओके, टारगेट मतलब कहाँ पर कि RSI जो है वो आपका कब, मान के चलिए कि 60 से 70 तक पहुँच जाता है। जैसे ही आपका RSI डेली टाइम फ्रेम पे, किस टाइम फ्रेम की हमें बात करनी है यहाँ पे, RSI जो है वो डेली टाइम फ्रेम पर अगर 60 to 70 हो जाता है तो हमें वहाँ पे स्टॉक को सेल कर देना है, ठीक है। अब आपको आई थिंक समझ आ गया होगा। तो यहाँ पर मैंने क्या क्या बताया, पहली स्टेप कि आपको बाय कब करना है इसको अगर देखा जाए तो पहली स्टेप अगर मैं लूँ यहाँ पर, आपको बाय करना है जब 200 डे मूविंग एवरेज पे आए और दूसरा RSI जो है वो 40 पे हो जाए। और इसको सेल कब करना है, जब ये इसकी जो RSI है वो 60 to 70 के बीच में आ जाए। बिल्कुल सिंपल कॉन्सेप्ट है बाय और सेलिंग का, ये मैंने आपको समझा दिया। ऐसे ही आप फंडामेंटली जो बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है जो पिछले 5 साल से अप ट्रेंड में चल रहे हैं, उनमें आप ये काम कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल और लेता हूँ यहाँ पे, जैसे मैं बात करूँ HDFC की, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे HDFC को सिलेक्ट कर रहा हूँ तो इसमें भी आप देखोगे यहाँ पर, जब भी आप इसकी बात करोगे यहाँ पर, तो जब भी ये 200 डे मूविंग एवरेज पे आता है तो इसका RSI भी क्या होता है, 40 पे आता है। और जैसे ही RSI इसका 60 पे आया, मतलब ये अपने मूविंग एवरेज से भी बहुत ऊपर आया, तब आप सेल कर दो। फिर ये 200 डे मूविंग एवरेज पे आ जाए तो RSI देखिए 40 आया, और फिर उसके बाद जब ये बहुत ऊपर आ गया तो इसका RSI भी देखेंगे तो 60 से 70 पे आया, आप सेल कर दो। फिर आप वेट करो, फिर अगेन देखेंगे तो अभी एंट्री का मौका है, अभी फिर से यहाँ देखिए अभी एंट्री का मौका है। और जैसे ही ये 2800-2900 के आसपास, मतलब RSI जब इसका 60 के ऊपर हो जाए तो आप इसको सेल कर दो। बिल्कुल सिंपल स्ट्रेटजी है शॉर्ट टर्म टू मिड टर्म ट्रेडिंग के लिए। लेकिन आपको स्टॉक कौन से सिलेक्ट करने हैं ये आपके लिए मेन है। मेरा यही प्रेफरेंस रहेगा कि जो टॉप हमारे जो निफ्टी के टॉप 100 स्टॉक्स हैं आप उन्हीं में ये चीज़ करें, और जो हमेशा 200 डे मूविंग एवरेज पे आके ऊपर भाग जाते हैं। इसके अलावा आप छोटे मोटे किसी भी स्टॉक में ना पड़ें। तो आई होप आपको ये मिड टर्म और शॉर्ट टर्म का कॉन्सेप्ट समझ आया होगा। आपकी कोई भी क्वेरी हो या आप चाहते हैं किसी टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे आगे चल के मैसेज कर सकते हैं। बाय बाय नाउ।